नमस्कार दोस्तों। ताइवान जो आज दो महाशक्तियों के बीच युद्ध का कारण बन सकता है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि कैसे ताइवान का जन्म हुआ और कैसे ताइवान और चीन के बीच विवाद पैदा हुआ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ताइवान आखिर है कहाँ। जैसा कि आप सबको पता है कि यह है वर्ल्ड मैप और यह है हमारा प्यारा भारत और ये हमारा सबसे चतुर पड़ोसी चीन और उसके बगल में यह छोटा सा आइलैंड ताइवान पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप अपने आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग है, जिसका मुख्यालय ताइवान द्वीप ही है। यूं तो ऐतिहासिक तथा संस्कृति दृष्टि से यह मेनलैंड चीन का अंग रहा है, पर इसका स्वतंत्रता को लेकर रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान तथा पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में विवाद रहा है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और यह देश का वित्तीय केंद्र भी है। तो आइए चलते हैं इतिहास में और जानते हैं कि क्यों ताइवान अपने आप को एक असली चीन कहता है। चाइना में पहले चिंग राजवंश का शासन था, लेकिन इस शासन का राजा कमजोर था। फिर वही हुआ जो कमजोर राष्ट्र के साथ होता है। चीन पर जापान ने 1894 में अचानक हमला करके चीन का बहुत बड़ा भाग अपने कब्जे में कर लिया। वहीं से चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ जो आज तक जारी है और युद्ध के परिणाम स्वरूप कोरिया तथा ताइवान का नियंत्रण जापान के हाथ में चला गया। फिर इन इलाकों पर जापान ने अगले 50 साल तक राज किया। इस युद्ध में हारने के कारण चीन को जापान के आधुनिकीकरण का लाभ समझ में आया और बाद में चिंग राजवंश के खिलाफ 1911 में क्रांति हुई, जिस वजह से चीन बहुत सारे राज्यों में टूट गया। जैसे भारत में मराठे, राजपूत, सिख और 500 से ज़्यादा रियासतें थी, इसी तरह चीन में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में चीन बंट गया। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिखरे हुए भारत की सारी रियासतों को मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया, जिस वजह से भारत का ऑफिशियल नाम पड़ा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसी तरह चीन में एक राष्ट्रवादी नेता हुए जिनका नाम सन यत सिन था, जिनकी सोच भी कुछ ऐसी ही थी कि वे चीन को यूनाइटेड करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम कुओमिंतांग पार्टी रखा। इस पार्टी के फाउंडर सुन यत सिन का मकसद था कि पूरे चाइना को एक किया जाए, जिसमें वो सफल भी हुए। उन्होंने चीन का नाम रिपब्लिक ऑफ चीन रखा। वो चीन को एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे, जैसा कि हमारा देश भारत, जिसमें आम जनता को अपना शासक चुनने की आज़ादी हो, जनता को बहुत सारे अधिकार दिए जाएं, लेकिन वो चीन के लिए बहुत कुछ कर पाते। इससे पहले ही साल 1925 में उनकी मृत्यु होगी। उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रवादी पार्टी कुओमिंतांग पार्टी की कमान चियांग कोई शेक के पास चली गई। वह सन यत सेन के घनिष्ठ मित्र भी थे। उनकी मृत्यु के साथ ही उनकी पार्टी दो गुटों में बंट गई। एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में सामने आई और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में सामने आई। राष्ट्रवादी पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग कोई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। राष्ट्रवादी पार्टी चाहती थी कि जनता को अधिकार मिलने चाहिए और कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि जनता को कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी चाहती थी कि जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि जनता कुछ नहीं करेगी। राष्ट्रवादी पार्टी चाहती थी कि लोकतंत्र होगा, जनता तय करेगी कि कौन राज करेगा। कम्युनिस्ट पार्टी डिक्टेटरशिप वाला राज कायम करना यूनाइटेड चीन पर राज करना चाहते थे। अब जब दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशा में थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश में साल 1927 से लेकर साल 1950 तक गृह युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें चीन की राष्ट्रवादी पार्टी के लोग जमकर कम्युनिस्टों का कत्ल करते हैं। इस नरसंहार में लाखों लोगों का कत्ल बड़ी बेरहमी से कर दिया जाता है। पूरे के पूरे परिवार खत्म कर दिए जाते हैं। इस नरसंहार को संघाई नरसंहार के नाम से इतिहास में जाना जाता है। जब चीन अपने सिविल वॉर में बुरी तरह से उलझा हुआ था, तब 1937 में मौका पाकर जापान ने दोबारा चीन पर हमला कर दिया। पहले हमले में जापान ने चीन के कुछ इलाकों को कब्जा कर लिया था, जिसे आज का ताइवान और कोरिया के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इस बार भी वह चीन के बहुत बड़े हिस्से, जिसे हम मनचुको नाम से जानते हैं, पर कब्जा कर लेता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इस इलाके को जीतने के बाद जापान ने यहाँ चीनी भाषा बोलने तक पर पाबंदी लगा दी थी। चीनी भाषा बोलने वाले को सीधा गोली मारने का हुक्म था। फिर साल आता है 1945, जब दूसरा विश्व युद्ध
चल रहा था और जापान के ऊपर अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं। अब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराए, इसकी बात किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन इस समय चीन की नेशनल पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट होकर जापान से लड़ने का फैसला करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जापान को ना चाहते हुए भी अपने द्वारा जीते गए सारे कब्जों से पीछे हटना पड़ता है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी को विदेशी ताकतों की सहायता मिलती है, जिनकी विचारधारा भी कम्युनिस्ट पार्टी से मिलती जुलती है। ये सहायता रूस से मिलती है, क्योंकि रूस में भी कम्युनिस्ट सरकार का ही राज चलता था। और 1949 में चीन में 2 दशक तक चले गृह युद्ध के अंत में जब पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के संस्थापक माओ जेदांग ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमा लिया, तो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और समर्थक अपनी जान बचाने के लिए ताइवान पर भाग पड़े। यूनाइटेड नेशन के फाउंडर मेंबर्स में होने की वजह से ताइवान के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी थी और चीन के पास नहीं थी, इसलिए ताइवान अमेरिका के संरक्षण में चला गया। यही वजह थी कि जब 1950 में माओ जेदांग ने ताइवान को कब्जा करने की कोशिश की, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जल सेना का जंगी जहाज 7वां बेड़ा ताइवान और चीन के बीच के समुद्र में पहरेदारी करने के लिए भेज दिया। सन 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति जाइनहावर ने ताइवान के साथ आपसी रक्षा संधि पर भी हस्ताक्षर किए। धीरे धीरे अमेरिका के संबंध चीन से अच्छे होने लगे और विश्व में चीन का दबदबा बढ़ने लगा। तो सन 1971 में चीन को यूनाइटेड नेशन की सदस्यता मिल गई और चीन के दबाव में ताइवान की सदस्यता खारिज कर दी गई। चीन ने ताइवान को अपना एक प्रांत घोषित कर दिया, फिर वन चाइना पॉलिसी ले आया, जिसके तहत अगर किसी भी देश को मेनलैंड चीन के साथ व्यापार करना या अन्य संबंध रखने हैं तो उसे इस वन चाइना पॉलिसी को साइन करना होगा। जिसके बाद धीरे धीरे चीन के राजनीतिक दबाव की वजह से अन्य राष्ट्रों ने भी ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए। किसी भी किस्म की स्वतंत्रता घोषित करने या चीन के साथ एकीकरण में अनिश्चितकालीन विलंब करने के विरुद्ध ताइवान को कई बार चीन से धमकियां मिल चुकी हैं। चीन ने 1200 मिसाइल्स ताइवान की ओर मुंह करके तान रखी हैं। दूसरी ओर ताइवान के पास एक बड़ी सेना तो है जो ताइवान की जनसंख्या का करीब 1% है, लेकिन वो चीन की सेना के सामने कुछ भी नहीं। सत्य तो यही है कि एक न एक दिन चीनी ड्रैगन ताइवान को निगल लेगा। बड़ी ताकतों के समक्ष छोटे असहाय हैं और अपनी नियति से मजबूर। बहरहाल जितने दिन ताइवान स्वतंत्र रहेगा उतने दिन चीन की सत्ता करवटें बदलने को मजबूर होगी और ताइवान नागरिक अपनी प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता का आनंद लेते रहेंगे। ताइवान एक बहुदलीय चुनावी प्रजातंत्र है, जहां का मीडिया सशक्त है और मानवाधिकार महत्वपूर्ण है। वहीं चीन ठीक इसके विपरीत गुणों वाला राष्ट्र है। दो विपरीत धाराओं का समागम प्राकृतिक नहीं हो सकता। अंत चीन के लिए ताइवान की जनता को जीतने का मार्ग सुगम नहीं होगा, किंतु इस परिवर्तनशील संसार में इतिहास किधर करवट लेगा यह कह पाना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।